हेलो साथियों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और अपने परिवार फिट ITI पे। और यहां पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो कि होने वाली है फिटर ट्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द सेंस कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में फिटर के, चाहे वो आपका RRB का हो यानी कि रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन का हुआ था, उसी के साथ में हम लोग इसरो को भी इंक्लूड करके चलेंगे। इसरो, साथ में DRDO है ना, DRDO है आपका। और साथ में अगर आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी, साथ में आपका बार्क है या कोई अदर एग्ज़ाम हो, कोई भी परीक्षा के लिए, ये सारे प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट आते हैं। और मैं लास्ट में ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद एक सीरीज़ मैं आपको और कवर कराऊंगा, वो है एडवांस लेवल की सीरीज़, जहां से कि फिटर ट्रेड के सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं, वो भी डिप्लोमा की बुक से। वो सारे हम आपके लिए कवर करा देंगे। तो इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग टारगेट कर रहे हैं रेलवे ALP और टेक्नीशियन में जो CBT हुआ था उसका ऑफिशियल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग 21 जनवरी 2019 को हुआ था जो पेपर, उसका पार्ट B सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी जो पेपर हैं रेलवे के वो हम कवर कर लेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और साथ में बताते चलेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित पूछी जा सकती हैं इस बार आपके एग्जाम में। तो चलिए भाई शुरू करें। उससे पहले अगर आपको किसी भी परीक्षा के लिए, जिस भी परीक्षा के लिए नीचे मैंने पीछे नाम दिया, बताया आपको, सभी परीक्षाओं के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है आपका, जिसमें डिटेल ट्रेड थ्योरी फिटर की कंप्लीट कराई गई है। उसमें आपको फुल वीडियो की थ्योरी लेक्चर मिल जाएगी, पुराने वर्षों के पेपर के PDF, सभी क्वेश्चन पेपर, साथ में क्लास नोट्स की PDF, हमारे हाथों से लिखी हुई नोट्स रहेगी वो, और साथ में टेस्ट, मॉक टेस्ट, जो भी आपके आसपास एग्जाम आने वाले होंगे उसका प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो फिट ITI एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना आप लोग। ये फीस है हमारी, कोई कंपलसरी नहीं है ये कोर्स ज्वाइन करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी चीज़ें आप कोई बुक लेकर के, अच्छी सी बुक भी मैं रिकमेंड कर दिया हूँ, वो लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की सीरीज ये जरूर देख लेना, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, पहले आप वहां से फिटर ट्रेड थ्योरी फुल कोर्स को ओपन करना, वहां पे पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव सीरीज को आप कवर कर लेना, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे, सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल पेपर है मेरे भाई, ठीक है। पिक द ऑड वन आउट, बेजोड़ को चिन्ह, यानी कि इसमें से कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, इसमें से क्या भिन्न है, क्या एक दूसरे से अलग है, वो आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि ऐसे में ऑड को पिकअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास रोलिंग, दूसरा है एक्सट्रूजन, तीसरा है आपके पास नर्लिंग, चौथा है आपके पास फोर्जिंग। अब रोलिंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि किसी चीज को डाई के द्वारा क्या किया जा रहा है, रोल करके पतला किया जा रहा है, यानी कि उसके शेप में चेंज किया जा रहा है, शेप है ना, यानी उसके आकार में चेंज किया जा रहा है। अब जब किसी भी मटेरियल के आकार में चेंज किया जाएगा तो उसे हम लोग मेटल फार्मिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फार्मिंग प्रोसेस। अब देखिए यहां पे रोलिंग दिया हुआ है, इसमें 2 डाई होती हैं, यहां से दूसरा प्लेट हमको निकाला दिया जाता है, उधर से आउटपुट के रूप में हमको जैसा शेप चाहिए होता है वैसा हम लोग क्या करते हैं, रोलिंग के थ्रू डिजायर्ड शेप में हम लोग निकालते हैं अपना प्रोडक्ट। तो रोलिंग क्या हो गया आपका, फॉर्मिंग प्रोसेस हो गया, और यहाँ पे हम लोग आकार को चेंज कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक्सट्रूजन मेथड भी, यानी कि बाहर निकालना, बहिर्वेधन इसको बोलते हैं हम लोग। एक्सट्रूजन में आपने सिरिंज देखा होगा, डॉक्टर आप बच्चे थे, अभी भी सुई लगवाने जाते होंगे। तो क्या होता है इसमें इस प्रकार की जो है एक संरचना होती है, और यहाँ से आपका मेटल जो है वो गर्म करके यहाँ पे डाला जाता है, पिघला करके, फिर यहाँ से जिस शेप में हम लोग चाहते हैं उस शेप में हमारा क्या है वो निकल के आता है। ब्लूम बिलेट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। फिलहाल ये सारी चीजें थ्योरी में देखिएगा। फिर यहाँ भी क्या हो रहा है भाई, यहाँ भी आपका शेप के चेंज होने की ही बात की जा रही है ना। कुल मिला के ये भी क्या हुई, एक प्रकार की फॉर्मिंग प्रोसेस हुई। अब जो ये तीसरा ऑप्शन है नर्लिंग का मतलब ये होता है
कि किसी भी जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास स्क्राइबर है ना, स्क्राइबर टूल हमने पढ़ाया है पीछे। स्क्राइबर टूल में जैसे ये पेन है, इस पेन में हमने क्या किया, कुछ बाहर जो है कुछ उभार, कुछ चित्र बना दिए, कुछ खांचे काट दिए, जिससे इसको पकड़ने में आसानी हो। उसको हम लोग नर्लिंग बोलते हैं, है ना। तो नर्लिंग क्या है, एक सरफेस प्रोसेस है, यानी कि सतह पर की जाने वाली प्रोसेस है, या फिनिशिंग प्रोसेस है, ये भी आप कह सकते हैं, फिनिशिंग प्रोसेस है। यानी कि कंप्लीट होने के बाद जॉब के बाहर साइड, ऊपरी साइड में, है ना, आउटर सरफेस में इसको की जाने वाली प्रोसेस है, नर्लिंग कहलाती है। फोर्जिंग क्या होता है, फोर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज को पीटना, गर्म करके लोहार लोग क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ लोग। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की आपकी फॉर्मिंग प्रोसेस हो गई, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, शेप को ही चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी शेप की बात हो रही है, यहाँ पे भी शेप, यहाँ पे भी शेप। तो सबसे अलग जो आपका दिख रहा है भाई, वो क्या है, आपका नर्लिंग प्रोसेस है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सही हो जाएगा। ये सारे सवाल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये भी अगर आपसे पूछे तो प्लास्टिसिटी होना किसी भी मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिसिटी होने का मतलब ये है कि मटेरियल डिफॉर्म कर जाए। अब हमको शेप में चेंज करना है, किसी शेप में बदलना है उसको, और उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं होगा, यानी कि जिस शेप में हम उन लोग उसको रखें उसी शेप में रह जाए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो है मेटल फॉर्मिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ये प्रॉपर्टी कंपलसरी है आपके इस प्रकार के मटेरियल में जिसके हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर है। देखिएगा, ये क्या है आपका, फोर्जिंग है, आपका रोलिंग है, एक्सट्रूजन है और ड्राइंग है। ये क्या है आपका, ये आपका फॉर्मिंग प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। और यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये फिनिशिंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस। तो आप कुछ भी पूछेगा वो आप आंसर कर देना। जैसे लैपिंग हो गया, हॉर्निंग हो गया, सुपर फिनिशिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, बफिंग हो गया, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब आपने समझा होगा, आप कहीं गांव से बिलोंग करते होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि मिट्टी में भी स्क्रैप करने के लिए एक औजार आता है जिसको हम लोग खुरपा बोलते हैं, है ना। तो उस प्रकार से एक टूल होता है जिससे कि एक्सेस मेटल को हम लोग स्क्रैप करके निकाल सकें, जो बाहर छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनको हम लोग बाहर से रिमूव करके फिनिशिंग अच्छी ला सकें। स्क्रैपिंग हो गया, साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया और नर्लिंग हो गया। और नर्लिंग ऑप्शन ही वहां पे क्या था, आपका सही आंसर था। तो इसमें से कुछ भी पूछेगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो बता दोगे, टिक कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा मशीनों की रख रखाव का एक प्रकार का अनुरक्षण नहीं है, यानी कि मेंटेनेंस नहीं है, रख रखाव का एक प्रकार का नहीं है। देखिएगा, मेंटेनेंस करने के अलग अलग स्टेप होते हैं, अलग अलग प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में, जैसे आप अपनी बाइक का एक रूटीन डायरी मेंटेन करते हैं, आपने सर्विस कराया होगा बाइक का, अपनी कार का, आप ये देखते हैं कि 2000 किलोमीटर या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक फिक्स शेड्यूल होता है कि हमको अपने बाइक की सर्विस करानी है। तो देखिए, टाइमली मेंटेनेंस ये तो नहीं होगा। शेड्यूल मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि पहले से जो है वो कि फिक्स है, शेड्यूल है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आपको कोई फोन भी आता होगा तो कि सर कितने बजे आपकी मीटिंग शेड्यूल करें। तो ये जैसे आप शेड्यूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जैसे आपकी बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं ना, बाइक की सर्विसिंग, ये किसी न किसी टाइम पीरियड के बाद हमेशा दोहराया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस। बाद में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि निवारक रख रखाव, यानी कि ऐसा रख रखाव कि बाद में कभी हमारी मशीन में या जो भी पार्ट चल रहे हैं उसमें कभी किसी प्रकार की कोई खराबी ना आने पाए, उसको रोकने से पहले, यानी वो खराबी आने से पहले हम लोग उसको रोक लें, ऐसा किया गया मेंटेनेंस क्या कहलाता है मेरे दोस्त, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि निवारक। आगे किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, आगे किसी प्रकार का कोई जो है वो ब्रेक डाउन ना हो, ब्रेक डाउन ना हो, इसके लिए हम लोग कौन सा करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि मेंटेनेंस हो चुका है, आप बीच बीच में करेक्ट करने जाते हैं किसी प्रकार का जो मेंटेनेंस हुआ है और भी उसमें कोई फॉल्ट रह गया है या नहीं। ये किस में आता है मेरे दोस्त, ये आता है करेक्टिव मेंटेनेंस में, यानी कि सुधारात्मक रखरखाव में। डिटेल में थ्योरी में और भी अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने आए हैं इसलिए ज्यादा यहाँ पे आपका टाइम नहीं जाया करेंगे। तो ये टाइमली मेंटेनेंस जो होता है, ये जो है मेंटेनेंस मशीन के मेंटेनेंस के टाइप में नहीं आता है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि नॉट बोला है ना। तो जहां भी नॉट बोले क्वेश्चन में, जब ये एलपी टेक्नीशियन का पेपर हो रहा था तो बहुत बच्चों ने नॉट को ध्यान नहीं दिया था। क्लियर है।
चलिए भाई, एक वादा आप सब करिए कि मैं ये सीरीज लेकर के आया हूँ, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। शेयर तो आप लोग नहीं ही करते हैं, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तब बच्चा शेयर करता है, तो वो ज़रूरी भी नहीं है, बट लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे कुछ होता नहीं है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए भाई, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज कॉल्ड। अब टॉलरेंस की बात कर रहा है, तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता। सहिष्णुता, टॉलरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस होता है मैक्सिमम लिमिट और लोअर लिमिट, है ना। देखिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है आपका टॉलरेंस। 18 ग्रेड होती है टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस यही है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो टॉलरेंस होता है। जनरली जैसे कोई पार्ट बनता है तो उसमें कुछ मैक्सिमम लिमिट यानी कि अपर लिमिट और कुछ लोअर लिमिट रखा जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि एक 20 mm का आपको जो है वो नट या बोल्ट बनाना है, तो इस 20 से प्लस जो है थोड़ा सा आप 0.02 रख सकते हैं और माइनस 0.02 रख सकते हैं, यानी कि अपर और लोअर लिमिट। अब इनका जो दोनों का डिफरेंस होगा यानी कि 20.02 और माइनस में क्या हो जाएगा 19.9098 जो हो जाएगा, जब उसका दोनों डिफरेंस निकाल के आप लिखेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका टॉलरेंस कहलाएगा। अब देखिएगा, टॉलरेंस भी जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक तो यूनिलेटरल होता है, एक बाइलेटरल होता है। अब टॉलरेंस अगर एक साइड दिया जाए यानी कि ए टू दिया जाए, चाहे ऊपर वाला दिया जाए चाहे नीचे वाला दिया जाए, यानी कि अगर बेसिक साइज एक्चुअल साइज आपकी ये है, अगर हम लोग सिर्फ ऊपर साइड यानी कि अपर लिमिट साइड टॉलरेंस दे रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा सहनशीलता बोलेंगे, सहिष्णुता बोलेंगे। ठीक है, ये हिंदी गलत है, एक तरफा जो है वो बोलेंगे। अगर वहीं पे हम लोग इधर भी दे देते हैं और इधर भी देते हैं, हम लोग बोलते हैं ठीक है भाई माइनस तो चलेगा भी, प्लस भी हो जाएगा तो चल जाएगा, यानी कि 20 mm के हमारे पास एक ऐसा नट बना करके आप भेजिए जो कि 0.02, अगर प्लस भी ज़्यादा भी हो जाता है तो भी चल जाएगा, माइनस भी हो जाता है तो भी चल जाएगा, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? बाइलेटरल टॉलरेंस बोलेंगे। क्लियर है? अब यूनिलेटरल में एक ही साइड देंगे, या अपर वाला दे देंगे या हम लोग लोअर वाला दे देंगे। क्लियर है? डिटेल में समझेंगे, बस यहाँ पे सिर्फ यही देखना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या कह रहा है कि मूल आयाम के एक तरफ दिया जाता है, तो यानी कि यूनिलेटरल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो प्लीज कमेंट कर देना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे और तो कुछ बताने लायक है नहीं। टॉलरेंस जोन इसी को बोलते हैं, जिस पूरे जोन में हम लोग टॉलरेंस देते हैं उसको जोन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो डिस्टेंस जहां से अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो वीमा होती है, डायमेंशन होती है, उसको हम लोग टॉलरेंस जोन बोलते हैं। ठीक है, बेसिक साइज ये होता है आपका, है ना, एक्चुअल साइज। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉमन थ्रेडेड फास्टनर। अब फास्टनर क्या होता है? फास्टनर का मतलब होता है बंधक, यानी कि आपस में जोड़ने की युक्ति। अब आपस में जोड़ने की युक्ति का क्या मतलब हो गया कि हमारे पास दो प्लेट है, इनको आपस में जोड़ना है तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसी युक्ति होनी चाहिए जिससे हम लोग जोड़ पाए। कैसे? या तो हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, या तो नट बोल्ट से कस सकते हैं, या तो हम लोग स्क्रू से कस सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, आपस में चिपका सकते हैं। इस प्रकार की अलग अलग जो डिवाइसें होती हैं, चाहे वो रिवेट हो गया, है ना, चाहे वो आपका रिवेट हो गया, चाहे आपका वेल्डिंग हो गया, है ना, वेल्डिंग हो गया, चाहे वो आपका नट बोल्ट हो गया, चाहे वो आपका स्क्रू हो गया, इस प्रकार की सभी डिवाइसें जो हैं आपकी फास्टनर कहलाती हैं, यानी कि बंधक कहलाती हैं, आपस में बांधने का काम करें। अब ये क्या कह रहा है कि सामान्य थ्रेडेड फास्टनर निम्नलिखित में से नहीं है। ऐसा कौन सा फास्टनर है जिसमें थ्रेड नहीं लगा होता, नहीं चूड़ी नहीं होती है? स्क्रू में चूड़ी होती है, बिल्कुल होती है। स्क्रू में आप देखेंगे तो पतली पतली थ्रेड बनी होती है चारों तरफ। बोल्ट में आप देखेंगे तो यहां भी क्या है, आपकी चूड़ी बनी होती है ना, बोल्ट में भी चूड़ी बनी होती है। नट में देखेंगे आप लोग तो नट में भी क्या होती है, हल्का हल्का चूड़ी बनी होती है ना, चूड़ी बनी होती है नट में भी। लेकिन कील, है ना, कील में जो है वो चूड़ी नहीं होती है। क्लियर है? रिवेट या कील में क्या होता है, आपकी चूड़ी नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका मेरे दोस्त सही हो जाएगा। और ये भी पूछता है आपसे कि कौन सा परमानेंट फास्टनर है, कौन सा टेम्परेरी है ना, यानी कि ऐसा फास्टनर
अब ये कील है ना, ये नेल मतलब आप समझ ही रहे हैं, कील हो गया। अब ऐसा फास्टनर जैसे कि रिवेट हो गया, रिवेट एक बार आप प्लेट में कर देंगे तो परमानेंट हो जाती है। हालांकि सेमी परमानेंट में भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, लेकिन अगर दो तरीके से सिर्फ बांटें तो एक होता है आपके पास स्थायी और एक होता है अस्थायी। तो आपसे जब पूछे तो वेल्डिंग आपका जो है वो स्थायी में आ जाता है, ठीक है। वेल्डिंग का मतलब ये है कि आपने वेल्डिंग कर दिया तो मटेरियल जो है आपका वर्कपीस टूट जाएगा या आपका जो फास्टनर है वो खराब हो जाएगा। नट बोल्ट की बात करें, नट बोल्ट, प्रेस फिट, प्रेस फिट एक नकल ज्वाइंट होता है। ये सारे ज्वाइंट क्या होते हैं आपके अस्थायी होते हैं, यानी कि यहां से जोड़ लगाने के बाद में हम खोल भी सकते हैं जब चाहें तब अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये पूछे तो आप लोग इसका आंसर ये कर देना। आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को, विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू अलाइन द लेथ टूल विद द वर्क। कह रहा है कि इसमें से कौन सा गेज है जो यूज करते हैं हम लोग लेथ टूल को अलाइन करने के लिए। देखिएगा, स्ट्रेट एज, सेंटर गेज, ट्राई स्क्वायर और थ्रेडेड गेज। इसमें जो सेंटर गेज है वो काम आता है जो आपका टूल होता है ना, जो बिट होती है उसमें ऐसा टूल जो थ्रेड काटने के काम आए, ऐसा टूल जो थ्रेड काटने के काम आता हो, थ्रेडिंग करने वाला जो टूल होता है ना, उसका इंक्लूडेड एंगल चेक करने के लिए, उसके इंक्लूडेड एंगल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। टूल थ्रेड करने वाले का इंक्लूडेड एंगल, ये भी आपसे किसी एग्जाम में पूछ सकता है। इंक्लूडेड एंगल है ना, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेंटर गेज का यूज करते हैं। सेंटर गेज बेसिकली होता क्या है, स्टील का होता है बना, स्टील का बना हुआ होता है और इसमें जो है 60 डिग्री के 3 एंगल बने होते हैं। इसका फिगर तो मैंने नहीं लगाया है यहाँ पे, बट थ्योरी क्लास में मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे जो पूछा जाए सिर्फ यही। ट्राई स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ाई है हमसे पीछे की क्लास में, तो ट्राई स्क्वायर के बारे में। एक एल स्क्वायर होता है जिसको टिन मैन बोलते हैं, जो कि सीट मेटल में काम आता है, ठीक है। अब सीट मेटल में जो काम आता है टिन मैन यानी कि एल स्क्वायर, और ट्राई स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट है। और वहां पे दोनों साइड में जहां पे आपका ब्लेड और स्टॉक होता है ट्राई स्क्वायर में, वहीं पे एल स्क्वायर में यानी कि टिन मैन में दोनों साइड पे क्या होता है, आपके ग्रेजुएशन है यानी कि डिजिट बने होते हैं जहां से आप मेजर करते हैं। फिलहाल जब क्वेश्चन आएगा तब हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लैट फाइल। अब फाइल आप जानते हैं, या फाइल का मतलब क्या है भाई, रेती है ना, रेती। अब रेती को आपने पढ़ा है कि वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है। आपने देखा था ना कि ट्रायंगुलर फाइल भी हमने आपको पढ़ाया था, सर्कुलर फाइल भी हमने आपको बताया था, हाफ राउंड फाइल भी हमने आपको बताया था और रेक्टेंगुलर फाइल भी हमने आपको बताया था। अब ये क्या कह रहा है कि फ्लैट फाइल, ऐसी फाइल जो पूरी तरह से फ्लैट है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है मेरे दोस्त कैसा होता है, उसका क्रॉस सेक्शन आप कभी मत टिक करना कि स्क्वायर होता है, उसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है यानी कि रेक्टेंगुलर होता है। बाकी क्लियर है सारे नाम से ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। चलिए, अ प्लेट टीयर्स नियर द होल व्हेन, एक प्लेट है वो अपने होल के पास फट जाती है, कब, है ना, जब द रिवेट एंड प्लेट आर डिफरेंट मेटल। कह रहा है कि जब हमारा रिवेट जो है, और जब रिवेट और प्लेट क्या है, अलग अलग मटेरियल के हों। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, मान लीजिए, ठीक है। इन दोनों प्लेटों को आपस में क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब जब जोड़ रहे हैं रिवेट करके आप, तो आपकी प्लेट जो है वो होल के पास क्या हो रही है, फट जा रही है, होल के पास फट जा रही है। वो कब फटेगी, तब फटेगी जब रिवेट और प्लेट, मान लीजिए कि रिवेट तो आपका माइल्ड स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का है, और प्लेट आपकी कोई अदर मटेरियल की, क्या तब फटेगी। या द होल्स आर नियर टू ईच अदर, जब दो छेद एक दूसरे के बहुत आसपास होंगे तब फटेगी। डायमीटर ऑफ रिवेट इज टू स्मॉल, यानी कि जो रिवेट है उसका डायमीटर, उसका व्यास बहुत छोटा है, क्या तब फटेगी। द होल इज अवे फ्रॉम द एज, क्या जब होल जो है अपने एज यानी कि किनारों से बहुत दूर हो तब फटेगी। तो देखिएगा, अगर आप होल को, जो छोटे छोटे छेद होते हैं आपके रिवेट के, उसको बहुत पास पास बहुत क्लोज रखेंगे तो आपकी प्लेटें फट सकती हैं, है ना। ये तो व्यवहारिक चीज़ों में भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत पास पास आप जब
होल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छिद्र बहुत पास पास हो जाएंगे तो प्लेटें टीयर कर जाएंगी। अब इसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो इनके बीच की दूरी हो ना, वो कम से कम 2D होनी चाहिए, कम से कम 2D होनी चाहिए, कम से कम 2D, और किनारे से कम 3D होनी चाहिए। अब डी क्या है, डाया ऑफ रिवेट, डाया ऑफ रिवेट। तो आपसे आगे आने वाले एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितना जो है भाई दूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा पूछा है सवाल तो आगे इस टाइप का सवाल भी पूछ सकता है। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सही हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द एरर ऑफ वर्नियर हाइट गेज। अब इसमें कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज की एरर को आपको चेक करना है, वो हम लोग कैसे चेक करते हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग द एरर ऑफ वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, डिटेल थ्योरी मैंने बताया, इसके पहले चैप्टर वाइज मैंने चलाया है। मैंने चैप्टर वाइज, एक चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव, फिर एक चैप्टर पूरा ऑब्जेक्टिव, उसकी भी क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो जा करके जरूर देख लेना आप लोग। जहां पे आप मेजरिंग टूल वाला देखोगे तो वहां पे आपको वर्नियर हाइट गेज के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और वहां से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चैप्टर 1 पढ़ो आप थ्योरी, ऑब्जेक्टिव आके हमारे प्लेलिस्ट में कर लो, ये आप हमसे भी ऐप पे पढ़ ही सकते हो। क्लियर है। देखिएगा, फीलर गेज, एंगल गेज, वर्नियर डेप्थ गेज और स्लिप गेज। तो स्लिप गेज के बारे में मैंने पीछे क्लास में बताया ही था कि स्लिप गेज जो होता है वो आपका मेजर करने के काम आता है। ठीक है। अब स्लिप गेज का एक अन्य नाम और क्या है, गेज ब्लॉक, गेज ब्लॉक। ये छोटे छोटे ब्लॉक में आता है ना, 3-4 सेट में उपलब्ध होता है, डिटेल में हमने बताया है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना जानिए आप लोग कि वर्नियर, जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसको आपको एरर चेक है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष है उसको चेक करने के हम लोग किसका यूज करेंगे, स्लिप गेज का यूज करेंगे या गेज ब्लॉक का यूज करेंगे। क्लियर है। वर्नियर हाइट गेज के बारे में, अगर वर्नियर के बारे में आपसे लिस्ट काउंट पूछे तो आपका 0.02 mm। क्लियर है। ये आपका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, यानी कि अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक मेरे दोस्त। क्लियर है। यहां तक जुड़े हो तो शायद समझ में आ रही होंगी कुछ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना आप लोग चैनल को, बस यही कह रहा हूं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे दोस्त। फोर्जिंग इज डन व्हेन द मेटल इज इन, किस कंडीशन में फोर्जिंग कब की जाती है। फोर्जिंग का मतलब क्या होता है कि हथौड़े से पीटना गर्म करके प्लास्टिक अवस्था में जब वो हो तब। अब प्लास्टिक अवस्था क्या होती है, प्लास्टिक अवस्था का मतलब ये होता है भाई कि वो मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम हो, मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा कम। जैसे अगर माइल्ड स्टील की हम लोग बात करें तो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लास्टिक अवस्था में ही हमेशा क्या की जाती है, फोर्जिंग की जाती है, यानी हथौड़ा से पीटा जाता है, उसके शेप में फॉर्मिंग प्रोसेस है ये। फोर्ज वेल्डिंग भी होती है ना, तो वो भी प्लास्टिक स्टेट में ही होती है। आगे बढ़े, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिक्विड, इलास्टिक, नॉर्मल, ये सब फालतू के ऑप्शन हैं, ऐसे सवाल रेलवे में आते हैं लेकिन परेशान कर देते हैं बच्चों को। हैमरिंग इज डन ऑफ द डैश डैश ऑपरेशन, चूज द राइट आंसर। हैमरिंग क्या होता है भाई, हैमरिंग क्या ब्लोइंग है, क्या कास्टिंग है, क्या फोर्जिंग है, क्या मेटल रिमूविंग, नहीं, ये क्या है, प्रकार की फोर्जिंग है। कास्टिंग के बारे में क्या किसी को पता है, कास्टिंग क्या होता है मेरे दोस्त, कास्टिंग होता है ढलाई। इसमें क्या होता है, पैटर्न बने होते हैं, सैंड कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, अलग अलग प्रकार की कास्टिंग होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का हम लोग पहले कैविटी बना देते हैं, फिर यहाँ पे हम कास्टिंग के एक अलग लेक्चर अपलोड करेंगे, क्योंकि बच्चों का सवाल था कि सर कास्टिंग पढ़ा दीजिएगा। फिर स्प्रू और रनर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका पोर, मेटल पोर करते हैं, यानी कि पिघला हुआ मेटल डालते हैं, फिर यहाँ पे ये ठंडा हो जाता है, फिर इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, हमारा मटेरियल तैयार हो जाता है। क्लियर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप को हम लोग कास्टिंग के थ्रू बना सकते हैं, ढलाई के थ्रू। बाकी मेटल रिमूविंग यानी कि धातु हटाना, जो कि आप फाइल, चीजल, इन सब चीजों से करते ही हैं। आगे बढ़े, वर्किंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर डिपेंड्स ऑन, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं उनका जो वर्किंग प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जो हाइड्रोलिक्स होते हैं, जैसे इसको आप आईसी इंजन से रिलेट कर सकते हैं, आईसी इंजन से। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी बाइक में जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर पिस्टन होता है मेरे दोस्त, होता है, उसी से आप लोग बोलते हैं कि भाई इतने सीसी का है।
इतना डाया है, तो जितना डाया होगा आपके सिलेंडर का, है ना, जितना डायमीटर होगा आपके सिलेंडर का, बोर डाया, है ना, जितना क्या होगा, बोर डाया आपके सिलेंडर का होगा, उतना ही क्या रहेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, है ना, उतना ही उसका प्रेशर क्या होगा, वर्किंग प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही पावर होगा, उतनी ही पावर जनरेट करेगा आपका इंजन। तो उसी प्रकार से वर्किंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर में भी जो प्रेशर होता है वो उसके बोर डायमीटर पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका बोर डाया कितना है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थिकनेस ऑफ हेड, डायमीटर ऑफ ग्लैंड्स, लेंथ ऑफ द, सब फर्जी की चीजें, है ना। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड, ऐसा साइज जो कि मेजर्ड किया जा रहा हो किसी कंपोनेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या नॉर्मल साइज बोलते हैं, क्या उसको हम लोग एक्चुअल साइज बोलते हैं, क्या बेसिक साइज बोलते हैं, या अलाउड साइज बोलते हैं? तो उसको हम लोग एक्चुअल साइज बोलते हैं। वास्तविक आकार वही होता है जो कि हम लोग मेजर्ड करें किसी भी कंपोनेंट का। और बेसिक साइज क्या होता है, मूल आकार क्या होता है, इसी पे हमको सारे डेविएशन देने होते हैं ना, जो अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन हम लोग थ्योरी में कवर करेंगे, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके बेसिक साइज होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा साइज, ऐसा डायमेंशन जो है हम लोग मेजर करते हैं, जो हम लोग माप पाए, वो डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, वो उसकी एक्चुअल साइज होती है, यानी कि वास्तविक आकार उसका होता है। Which of the following is a standard line measurement tool? स्टैंडर्ड लाइन मेजरमेंट यानी रेखीय मापन उपकरण है। मैंने मापन उपकरण में आपको 4 कैटेगरी बताई थी। मेजरिंग टूल में हमने 4 उपकरण, 4 तरीके आपको बताए थे। एक हमने बताया था आपको रेखीय, एक हमने बताया था आपको कोणीय, बताया था कि नहीं भाई, कोणीय बताया था। एक बताया था हमने आपको फ्लैट यानी कि समतल, और एक हमने आपको क्या बताया था, त्रिज्यीय यानी कि रेडियल। क्लियर है? तो अब रेखीय मापन में हमने जितनी लिस्ट बताई थी तुरंत आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कोणीय मापन हमने आपको जितनी लिस्ट बताई थी वो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फ्लैट मेजरमेंट में जितना हमने आपको बताया था, समतल मेजरमेंट में, वो तुरंत आपके अंदर आ जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का गेज हो, ठीक है। उसके बाद रेडियल मेजरमेंट में चाहे आपका प्लग गेज हो, चाहे रिंग गेज हो, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया सर ने ये चीजें बताई थी। तो अब देखिएगा, स्टैंडर्ड लाइन मेजरमेंट के लिए एंड बार का प्रयोग करेंगे, स्लिप गेज का प्रयोग करेंगे, मेजरिंग टेप, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। टेप का हम लोग यूज करेंगे, या आपके पास अगर स्टील रूल है अगर ऑप्शन में तो वो भी सही होता, लेकिन 2 ऑप्शन साथ में तो सही देगा नहीं। साथ में सही देगा तो ए और बी दोनों का ऑप्शन देगा आपको। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे सवाल पे आते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स इन न्यूमेटिक सिस्टम कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग एन, है ना। वायवीय प्रणालियों में सिग्नलों के ओवरलैपिंग को एक डैश डैश के उपयोग करके टाला जा सकता है ना। तो रोलिंग लीवर वाल्व, रोलिंग लीवर के वाल्व के बारे में एक सेपरेट हमारा वीडियो डला हुआ है, इसका डिटेल आप वहां पे जाके पढ़ लेना। क्लियर है? इसका डिटेल कि क्या होता है रोलिंग लीवर वाल्व, इसके बारे में हमने एक डिटेल फिगर के साथ समझाया है, वो क्लास जाकर के आप लोग जरूर विजिट कर लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरे दोस्त सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड अलोंग विद अ हैमर। अब देखिए विद अ हैमर दे दिया है, तब तो आप लोग टिक कर लेंगे कि हैमर के साथ हमारी जो यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है मेरे दोस्त, वो यूज की जाती है आपकी चीजल, बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर यहां पे अगर हैमर नहीं देता तो थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती थी कि सर ठीक है, हमको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर सिर्फ देता और बोलता कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कौन कौन सा है, तो पकड़ना आपको मुश्किल हो जाता। तो देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ये 2 प्रकार के कटिंग टूल होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में सबसे पहला ऑप्शन तो आपको यही मिल गया कि आपके पास चीजल है। क्लियर है? उसके बाद आपके पास बोरिंग भी ऑप्शन में जो आता है अगर कभी, तो बोरिंग भी आपका क्या होता है, सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या आता है आपका, जैसे आपका टैप हो गया, आपने हेक्सा का नाम सुना होगा, हेक्सा का एक सेपरेट लेक्चर भी बना हुआ डला हुआ है। उसके साथ में आपकी ड्रिल बिट हो गई, इसमें क्या होता है एक साथ में कई पॉइंट होते हैं जो कि कट करने का काम करते हैं।
अब वहीं पे टैप जो क्या करता है, इंटरनल थ्रेड कट करने का काम करता है, इंटरनल थ्रेड, यानी कि अंदर साइड से अगर चूड़ी काटनी है तो हम लोग टैपिंग करते हैं। वहीं पे हेक्सा का काम तो आप लोग जानते ही हैं, कट करता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। ड्रिल का काम क्या होता है, छेद करने का होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। फाइल हो गया है ना, फाइल भी क्या है आपका, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट कटिंग टूल लगे हुए हैं। आगे बढ़े, चलिए, द हेड शेप ऑफ थंब स्क्रू। तो थंब स्क्रू जो होता है उसका हेड कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कुछ इस प्रकार से थंब स्क्रू आपका देखने में होता है ना, इस प्रकार से थंब स्क्रू होता है, तो उसका सर्कुलर है ना, हिंदी पे थोड़ा सा गलत है। शेप ऑफ थंब स्क्रू कैसा होता है, बिल्कुल सर्कुलर होता है। आगे बढ़े। विच कंपोनेंट इज मेड विद कास्ट आयरन, कह रहा है कि इसमें से कौन सा उपकरण है जो कास्ट आयरन का बनता है। लेथ चक, लेथ चक किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, या कभी कभी एल्यूमिनियम का भी बना होता है। कुल मिला के मुलायम होता है। चक का मतलब क्या होता है, पकड़ने का काम, टूल को पकड़ने का काम है ना, औजार को पकड़ने का काम। आगे बढ़े हम लोग। ड्रिल मशीन स्पिंडल किसका बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, या कई बार हाई कार्बन क्रोमियम स्टील का भी बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, HCCS, हाई कार्बन क्रोमियम स्टील का भी बना होता है। एनविल किसका बना होता है, एनविल बना होता है आपका एलॉय स्टील का बना होता है, एलॉय स्टील का बना होता है। लेथ बेड किसका होता है आपका, कास्ट आयरन का बना होता है ना, क्योंकि ये शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें बहुत बढ़िया होती है। और लेथ का बेड यानी कि जो नीचे समतल प्लेट होती है बेड, उस वो किसकी बनी होती है, आपकी कास्ट आयरन की। तो क्या पूछा है, विच कंपोनेंट इज मेड विद कास्ट आयरन, तो डी ऑप्शन इसका दोस्त सही हो जाएगा मेरे भाई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। बिल्कुल, हाँ, लेथ चक में 3 जा चक 4 जा चक आपने देखा होगा है ना, 3 जा 4 जा चक होता है। इसके अलावा मैंड्रेल भी होता है ना। हम लोग जब लेथ मशीन पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे इसके बारे में। विच मशीन इज यूज टू मेक एक्यूरेट होल्स, सटीक छेद करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो सटीक छेद करने के लिए एक तो बेंच ड्रिल है, हैंड ड्रिल है, पिलर ड्रिल है और गैंग ड्रिल है। गैंग ड्रिल क्या होता है कि एक स्पिंडल, इसमें मल्टी स्पिंडल होते हैं है ना, बहुत सारे स्पिंडल लगे होते हैं, जो कि एक साथ में, मतलब एक बार में एक साथ भी कई सारे चल सकते हैं और सेपरेटली अलग अलग भी उनको चलाया जा सकता है। और ये मास प्रोडक्शन के काम आता है। मास प्रोडक्शन यानी कि बहुत सारा आपको काम करना है तो वहां पे काम आता है, साथ में एक्यूरेट होल करने के लिए। एक्यूरेट अगर आपको होल क्रिएट करना है तो वहां पे जो आप यूज करोगे वो आप लोग गैंग ड्रिल ही यूज करोगे। इसमें कई सारे स्पिंडल लगे होते हैं जो कि एक एक करके भी चल सकते हैं, एक एक करके भी चल सकते हैं और साथ में भी चल सकते हैं, साथ में भी, यही इनकी खासियत होती है। क्लियर है, फिर आगे हम लोग बढ़ें, आगे बढ़ें। इज कंसिडर्ड वन अमंग द ओल्डेस्ट मेथड टू अचीव रिक्वायर्ड शेप ऑफ मेटल, इसमें से सबसे पुरानी तकनीकी कौन सी है, सबसे पुरानी तकनीकी। तो देखिए, सबसे पुरानी तकनीकी जैसा कि आपको पता ही होगा कि ठोकने पीटने का गर्म करके है ना, ठोकने का काम हथौड़े से, हैमर से फोर्जिंग का काम चला आ रहा है। तो फोर्जिंग का काम क्या है भाई, सबसे पुरानी तकनीकी है। इसी फोर्जिंग से फॉर्मिंग भी हो जाती थी और वेल्डिंग भी हो जाती थी सबसे पुराने टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पुरानी तरीका आपसे पूछा गया है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच बोल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन बियरिंग फॉर सॉफ्ट, बियरिंग के लिए है ना, सॉफ्ट के लिए बियरिंग में प्रयोग होने वाला कौन सा बोल्ट है, ये आपको आई बोल्ट, हुक बोल्ट, स्क्वायर हेडेड बोल्ट, टी हेडेड बोल्ट। तो स्क्वायर हेड, ऐसा बोल्ट जिसका हेड कैसा हो, आपका स्क्वायर हो, वो बोल्ट हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे बियरिंग का शाफ्ट बनाना हो। क्लियर है, बढ़िया स्ट्रेंथ होती है इनकी। ठीक है, उसके बाद आई बोल्ट, आई बोल्ट इसके बारे में हमने डिटेल एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, लेकिन वो ऐप पे है तो आप लोग एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं। हॉट शॉर्टनेस इज अ फिनोमिनन ऑफ, ऑप्शन 3 ही है,
चलिए, हॉट शॉर्टनेस क्या होता है? हॉट शॉर्टनेस वो होता है, वो ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, फिलहाल बता देते हैं। हॉट शॉर्टनेस का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को हम लोग गर्म कर रहे हैं, गर्म करके उसमें किसी प्रकार की हम लोग मशीनिंग करना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्मिंग करना चाह रहे हैं, उसके शेप में चेंज करना चाह रहे हैं, तो मेल्टिंग से थोड़ा सा पहले, मेल्टिंग से पहले क्या हो जाए, वो गर्म होकर के टूट जाए, गर्म होकर टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट शॉर्टनेस कहते हैं, है ना। और हॉट वर्किंग प्रोसेस में जितनी भी गर्म करके की जाने वाली प्रोसेस होती है उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जितने भी नॉन फेरस होते हैं मेटल, है ना, जितने भी नॉन फेरस होते हैं और उनकी एनीलिंग अगर हो रही हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं। ब्रिटलनेस को वो दर्शाता है कि मेल्टिंग होने से पहले अगर किसी भी मेटल में हम लोग गर्म करके कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे टूट जाए वो, है ना, अलग हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट शॉर्टनेस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर, ये नॉन फेरस में ही होता है। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं तो अगर एल्युमिनियम को हम लोग, है ना, एल्युमिनियम को अगर हम लोग पारा में क्या करें, मिला हुआ हो, मिला हुआ हो और उसको हम लोग क्या करें, फिर से हॉट वर्किंग उसमें किसी प्रकार की प्रोसेस करें तो उसमें आपको ये हॉट शॉर्टनेस नाम की प्रोसेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जा करके आगे टूट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। विच हैंड टूल इज यूज टू फॉर्म इंटरनल थ्रेड इन अ होल? पीछे मैंने बताया था कि किसी भी होल में, है ना, किसी भी होल में अगर सबसे पहले कोई होल हमको क्रिएट करना है तो हम लोग ड्रिल करेंगे। क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर आपको होल आपने ड्रिल से क्रिएट कर दिया, अब उस होल के अंदर आपको क्या करना है, किसी प्रकार की कोई चूड़ी काटनी है, किसी प्रकार की कोई चूड़ी काटनी है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? टैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? टैपिंग करेंगे। टैपिंग डिवाइस कुछ इस टाइप से आएगी और इसमें क्या बना रहेगा? खांचा बना रहेगा जो कि अंदर अंदर साइड थ्रेड बना के चली जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैपिंग बोलते हैं। तो इंटरनल थ्रेड काटने के जो काम आता है वो टैपिंग होता है। ड्रिल क्या करता है? वो छेद करता है। स्क्रैपर क्या करता है? ये भी आप जानते हैं। रीमर के बारे में भी आप लोग जानते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें। विच रिवेट हेड इज मेड बाई हैंड हैमरिंग? ऐसी कौन सी रिवेट है जो कि हैंड हैमरिंग में यूज की जाती है? तो देखिएगा, जो कॉनिकल हेड रिवेट होती है ना, शंक्वाकार, वो कुछ इस प्रकार से होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है और ये आपकी रिवेट जो है हैंड हैमरिंग में प्रयोग की जाती है। क्लियर है, ये हैंड हैमरिंग में यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद कप हेड हो गया। काउंटर संक के बारे में भी आपसे कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये शिप बिल्डिंग में जहां कहीं जहाजों का निर्माण हो रहा होता है, जहाजों में हम लोग इस प्रकार के रिवेट का निर्माण यूज करते हैं। पैन हेड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रेंथ वाला होता है, बहुत ही मजबूत होता है। तो ऐसी जगह जहां पे हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे? पैन हेड रिवेट का प्रयोग करेंगे, है ना। कैसे रिवेट का प्रयोग करेंगे? पैन हेड रिवेट का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ें। क्लियर है, चलिए। रिमूविंग पीस फ्रॉम द एज इन शेयरिंग ऑपरेशन इज नोन एज, कह रहा है कि रिमूविंग पीस फ्रॉम एज शेयरिंग, कोइनिंग, नॉचिंग, रोविंग कह रहा है। इसका मतलब कि सीट मेटल की बात कर दिया। ये कह रहा है कि रिमूविंग पीस फ्रॉम द एज इन शेयरिंग ऑपरेशन इज नोन एज, किसी भी पार्ट को हमको रिमूव करना है तो जैसे मान चलिए आपके पास कोई एक चादर है, इस चादर को आपको मोड़ना है बीच से, ठीक है, यहां से मोड़ना है आपको। चलिए, मोड़ने वाला पार्ट हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं। यहां से मोड़ना है और फिर यहां से मोड़ना है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इस पार्ट को थोड़ा सा अगर हम लोग रिमूव कर दें, इस पार्ट को अगर हम लोग काट दें, है ना, इतने से पार्ट को अगर हम लोग काट दें, इतने से पार्ट को अगर हम लोग काट दें तो क्या हो जाएगा कि जब भी इसको मोड़ेंगे ना तो ये परेशानी नहीं क्रिएट करेगा, यहाँ पे उठेगा नहीं। इतने से पार्ट को हम लोग क्या करें? काट दें। देखिए इस टाइप से, इतने पार्ट को हम लोग काट दें। अब इसको यहां से ऐसे मोड़ दें, फिर ऐसे फोल्ड कर दें, या ऐसे फोल्ड करके ऐसे मोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ज्वाइंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉचिंग। क्या बोलते हैं? नॉचिंग। इस प्रोसेस को नॉचिंग कहते हैं। क्लियर है, तो इस प्रकार से किनारे से, एज से किसी पार्ट को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं।
आगे बढ़ें। वी बेल्ट हैविंग विच शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वी बेल्ट आया तो कुछ लोग सोचेंगे कि वो तिकोना होता है, इस प्रकार से वी बेल्ट होता है, लेकिन वी बेल्ट इस टाइप से नहीं होता है। वी बेल्ट जो है वो आपका इस आकार में होता है, और इस आकार को हम लोग ट्राइपोजोडाइल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? समलंबाकार बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं। एक बात आपको और ध्यान देना है कि जब वी बेल्ट चलता है पुली में तो अपने साइड को टच करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नीचे वाला पोर्शन जो टच होता है वहां से जो है ट्रांसमिशन होता है, लेकिन साइड वाल को वो टच करता है। क्लियर है? तो साइड इसका एक्शन में रहता है, साइड इसका क्या रहता है? हमेशा एक्शन में रहता है। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? आपका ट्राइपोजोडाइल होता है, यानी कि समलंबाकार होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़े, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आए हुए पेपर हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टील? तो मार्टेनसाइट सबसे हार्ड होता है ना। क्लियर है? मार्टेनसाइट क्या होता है? सबसे हार्ड होता है। हीट ट्रीटमेंट वाले चैप्टर में मैंने इसको डिटेल से एप्लीकेशन में एक्सेस करवाया है, तो वहां से जाकर के आप लोग देखिएगा। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का मतलब क्या होता है? मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग के बारे में कुछ आपसे और पूछे तो इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम लोग, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब ये है कि ऐसा इलेक्ट्रोड, ये क्या है? सबसे पहले तो ये आर्क वेल्डिंग है ना, आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है। इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो खत्म होने वाला होता है मिग वेल्डिंग में। वहीं पे टिग वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे हम लोग नॉन कंज्यूमेबल, आपसे पूछता है ये, हीटर वालों से खूब पूछता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसमें ऐसा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं जो कि कंज्यूम ना होने वाला हो, टंगस्टन, है ना। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में आपसे पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम यानी कि निर्वात में ये वेल्डिंग संपन्न की जाती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के तापमान के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो ये 20,000 से लेकर के 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो होता है, 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ये भी प्रकार की आर्क वेल्डिंग ही होती है। क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं तो फंसते चले जाएंगे हम लोग। बेल्ट ऑफ विच मटेरियल आर सुटेबल फॉर यूज्ड इन हॉट क्लाइमेट? अगर कोई गर्म मौसम चल रहा है उस जगह पे जो बेल्ट हम लोग यूज करते हैं, देखिए बेल्ट तो हम लोग बलाटा का भी यूज करते हैं। सवाल थोड़ा सा मन में आपके आएगा कि बलाटा है क्या? बलाटा जो वेजिटेबल के जो है वो ये कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनसे बनाया जाता है बलाटा, है ना। लेदर के बारे में आप जानते हैं, चमड़ा हो गया, रबर हो गया, कॉटन, कॉटन या फैब्रिक, सूती या कपड़े का जो बेल्ट होता है, अगर कहीं पे गर्म क्लाइमेट है, क्योंकि ये सब क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। तो उस जगह पे हम लोग इसका यूज करेंगे, कॉटन या फैब्रिक का यूज करेंगे, जहां कहीं भी हॉट क्लाइमेट हमको मिलेगा। क्लियर है? पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट को अच्छे से क्लियर मैं कराऊंगा, तो कोई चिंता, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। ये प्रीवियस ईयर चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें। तो चाहें तो आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ पे डिटेल लेक्चर, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, वहाँ पे पूरी थ्योरी कराऊंगा, फिगर के साथ सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, एक एक डाउट के आपको इंक्लूड करेंगे। साथ में पुराने वर्षों की पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की नोट्स मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट भी मिल जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ में ये पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 में ये जो आपका पेपर था, ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर कोई भी समस्या रह जाती है तो आप लोग तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी ये 21 जनवरी 2019 का पेपर है फिटर का, पार्ट 2 इसका मैं जल्द ही प्लेलिस्ट नाम एक बना दूंगा मैं प्रीवियस ईयर के फिटर की, वहां से जाकर के आप लोग सीरीज से इसको कंप्लीट करके देख लेना। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।